74, 105. 97, 96. 102, 80. 123. Good afternoon, sir. Very good afternoon. 103. After 5 minutes, I will start the today's session. 110. 85. 130. 111. Good afternoon, sir. Very good afternoon. 76. Good afternoon, sir. 129. 123. Moini Gelot. 94. Naman Suni. 'Priyanka Gelot. 77. 127. 69. 72. 73. 68. 75. 132. 201. Raghvin Singh. 68. 107. 119. 19. 128. 119. 128. 70. 84. 131. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Presently, we are having 33 students. We expect more. So 116 and 104, 67. Just after 3 minutes, I will start the session without any wait. 208. 121. Good afternoon, sir. Very good afternoon to all of you. 100 and 106.
81, 118. Good afternoon, sir. Very good afternoon. 81, 18, 118, 98. 122. 122, PR Sahu. From 120, Parvez Rathore. Just after 1 minute, I'm going to start. Presently, we are having 45 students. Okay. I'm talking about, or I was talking in the last class, one of the branch of mathematics is linear algebra. What are their basic elementary topics? As one of them is vector space. So how can you understand a vector space? What are the elements to be required to understand this topic? We are going to understand one by one. Previously, we have seen certain notations, certain concepts. Now I'm going to continue it with as binary operation. So many of you are acquainted with operation. Operation means, what do you mean by mathematical operations? You have studied from school times, addition, subtraction, multiplications, and divisions. Addition, subtraction, multiplication, and divisions. All are the operations. But out of them, addition and multiplications are known as, and along with this, the subtraction operation is an elementary operations, while other as division and known as substitutory operations. Okay. So now, what do you mean by when that operation we called as binary? किसी ऑपरेशन को आप लोग बाइनरी कब कहते हैं? ओके, क्या इसका बेसिक टूल है? ओके, इफ ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी ऑपरेशन को आपको यदि डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको एक सेट रिक्वायर्ड होगा, नॉन एम्प्टी सेट रिक्वायर्ड होगा. मान लेता हूं वो एक नॉन एम्प्टी सेट ए है. ओके, ये नॉलेज आपको 4th सेमेस्टर में कंप्यूटर्स वालों को एक सेपरेट पेपर पढ़ाया जाएगा, डिस्क स्ट्रक्चर. उसमें भी आपको ये टीचर्स ये सारे एलिमेंट्स के बारे में शुरुआत करेगा. नहीं तो बोलेंगे कि आपको मैथ्स में सर ने पढ़ाया होगा. ठीक है, ऐसा बोलेंगे वो सर. ठीक है या मैडम? ओके, तो ये चीज आने वाले समय में हर कदम पे जब भी हम लोग एक्सपेंशन करेंगे अपने सब्जेक्ट का, तब हमें कंप्यूटर साइंस में तो डेफिनेटली अप्लाई होगा, क्योंकि इसके हेल्प से हम एक ऐसी स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे जो कि कंट्रोल करेगी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को. कैसे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगी, उसका प्रोग्राम करने वाले आपको बताएंगे. जब प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर साइंस के फैकल्टीज, प्रोग्रामिंग जो इनको आती है वो लोग उसको उसमें अप्लाई करके बताएंगे. ठीक है, तो अभी हम उसका क्या बेसिक एलिमेंट्स है वो जरा समझे ध्यान से. इफ ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन एन ऑपरेशन. अब ऑपरेशन को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में, टेक्निकल भाषा में एक फंक्शन कहते हैं कि स्पेशल टाइप का फंक्शन, या सिंपल भाषा में इसको मैनिपुलेशन कहा जाता है. जैसे अभी तक आप लोग गणित की भाषा में एज ए मैनिपुलेशन करते आए हैं. ऑपरेशन शब्द बहुत कम जगह कई लोगों ने यूज किया होगा कि सर मैं कुछ मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ, 2 नंबर्स मेरे पास है तो सर मैं इनका प्लस करना चाहता हूँ, मैं इनका माइनस करना चाहता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ,
मैं डिवीजन करना चाहता हूँ। और भी दो दूसरे ऑपरेशंस जो हैं जो इनके बेसिस से डिफाइन होते हैं वो भी हम लोग डील करेंगे, वो भी आगे आने वाले समय में हम लोग डील करते हैं और डील करेंगे। अभी जो हमारा काम है उसके बेसिक एलिमेंट्स को समझना है कि वो कैसे स्टार्ट हुआ है, उसका क्या बेसिक है, उसका क्या ओरिजिन है, वही हमें यहाँ पर इस सब्जेक्ट के थ्रू आपको सीखना है फर्स्ट सेमेस्टर में। सो देन एन ऑपरेशन दैट इज अ फंक्शन और ए टाइप ऑफ मैनिपुलेशन से, जिसको मैं आर्बिट्रेरली स्टार से डिनोट कर रहा हूँ। अलग अलग ऑथर्स के लिए सिंबल्स अलग अलग यूज करते हैं, कोई इशू नहीं, ये मोस्ट कॉमन है वही मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ऑन द सेट ए इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम एक बाइनरी ऑपरेशन की भाषा में पुकारेंगे, कहेंगे इफ एंड ओनली इफ x star y belongs to a for every members of x y belonging to a। हम इस सेट के कोई भी एलिमेंट्स ले लें, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें और उनके बीच में यदि हम ऐसा मैनिपुलेशन करें, इस टाइप का मैनिपुलेशन करें, प्लस करने का बोला है तो प्लस करेंगे, डॉट करने का बोला है तो डॉट करेंगे, डिवीजन करने का बोला है तो डिवीजन करेंगे, या इसके अलावा और भी कोई डिफरेंट फॉर्म में ये फंक्शन या रूल आपको डिफाइन किया होता है, एग्जामिनर आपको देता है, तो आप उसमें कंडीशन, यदि आपको बाइनरी की टेस्ट करना है तो सिंपली आप कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट्स ले लीजिए, उसके लिए यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब ये ऑपरेशन इस सेट के ऊपर बाइनरी हो जाता है। ओके, अब इस पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी अभी जो आपको ऑलरेडी बताया वो हमने यहाँ लिख रखे हैं, वो हमने अभी यहाँ पर डिक्टेट कर रखे हैं। इस तरह से आप और भी एग्जांपल सोच सकते हैं बिना किसी अपवाद के, बिना किसी हेजिटेशन के। जैसे कि एडिशन ऑफ ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ n। n का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्यों होता है एडिशन ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए? क्योंकि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे और उनके बीच में प्लस करेंगे, प्लस का साइन अप्लाई करेंगे, इस टाइप का मैनिपुलेशन करेंगे, तो उससे जो आउटपुट मिलेगा इसको अपन कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं आउटपुट। इस ऑपरेशन को इन दो एलिमेंट के बीच में लगाने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको हम कंप्यूटर की भाषा में रिजल्ट को आउटपुट बोलते हैं। यदि आउटपुट भी सेम सेट को बिलोंग करता है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दो कोई भी दो नेचुरल नंबर को यदि अपन लेते हैं और उसको प्लस करते हैं तो वो एक नेचुरल नंबर ही होता है। क्या और कोई ऑपरेशन आपके नजर में नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी हो सकता है? उसका रीजन भी लिख दिया अभी आपके सामने। और मैं फिर दूसरे ऑपरेशन की तरफ ले जा रहा हूं आपको। क्या माइनस ऑपरेशन, माइनस से भी एक ऑपरेशन होता है, इस तरह का मैनिपुलेशन होता है। तो यदि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर माइनस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो क्या ये बाइनरी होगा? आंसर है नो। क्योंकि हम जब दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं उनका डिफरेंस लेते हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिले, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में सारे पॉजिटिव्स इंटीजर्स आते हैं, 1 फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है, इसलिए। तो ये आपके सामने इसका अपोजिट एग्जांपल से वही हमने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने। इट विल हैपन्स ऑलवेज इन इंडिया। जब ये चीज हमेशा होगी तभी हम तब हम लोग बोलेंगे कि ऑपरेशन इस सेट के ऊपर बाइनरी है। अब यदि आपके पास एक सेट है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इस तरह से आप कोई भी सेट लेके इसका बाइनरी ऑपरेशन का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है इसकी कंडीशन आप लोग टेस्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो कोई बात नहीं, अब हमारा अगला नेक्स्ट टाइम मींस यहाँ पर अगली स्टेप ये आ रही है कि हम हमारे पास एक सेट आ गया है, सेट है और उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन है। कभी कभी एक बाइनरी ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, कभी कभी एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो कैसे हम इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम इन दोनों को आपस में एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, बस उस रिप्रेजेंटेशन को ही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसी का नाम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। सो इन नॉन एम्प्टी सेट which equipped with a non-empty set which equipped with one or more binary operations, एक नॉन एम्प्टी सेट जो एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन से
रिलेटेड होता है, उसको हम एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होने के लिए नॉन एम्प्टी सेट होना जरूरी है और मिनिमम कम से कम एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर उस सेट पे होना बहुत जरूरी है। एक से ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सेट होते हैं, बहुत सारे सेट नॉलेज में है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, सेट ऑफ मैट्रिसेस से, सेट ऑफ रैशनल नंबर से, सेट ऑफ इरेशनल नंबर से, और भी सेट जो इनके हेल्प से डिफाइन होते हैं, वो आपको हमें और भी देखने को आगे मिलेंगे। ओके गाइस, तो आई थिंक सो दिस स्लाइड इज ओवर। एनीबॉडी एनी डाउट ऑन दिस पॉइंट? क्योंकि आगे आपको बहुत काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट से इस No, रीड sir. का। सब क्लियर है सभी को? Yes, sir. इस पर Yes, sir. डिस्कस करेंगे Yes, sir. और एग्जाम्पल ढूंढेंगे और फिर मुझसे क्वेश्चन करेंगे फोन करके। चलिए अब आ रहे हैं अगली स्टेप की तरफ। फॉर एग्जाम्पल्स अभी आपके सामने बताया, आप ये देखेंगे यदि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लें और उसके साथ प्लस के साथ यदि माइनस नहीं लेते हुए, क्योंकि माइनस तो आप बाइनरी ऑपरेशन होता नहीं है, जस्ट एक ऑपरेशन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कर ले, मल्टीप्लिकेशन को यदि हम ले ले तो डेफिनेटली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए बाइनरी होता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर का गुणा करके देख लीजिएगा, वो एक नेचुरल नंबर ही मिलता है उससे। ओके, तो इसलिए ये हमारे पास इस तरह से, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके लिए क्या बाउंड्री होती है, बाउंड्री के लिए या तो ये सिंबल देखने को आपको मिलेगा या ये सेट नोटेशन जो कर्ली ब्रैकेट होता है वो देखने को मिलेगा। और सही कॉलम से सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को लिखते समय हम सेट लिखेंगे और उसके साथ कॉमा लगा के हम बाइनरी ऑपरेशन को मेंशन करेंगे। आप बोलेंगे सर हो सकता है ना ये जो दो ऑपरेशन बाइनरी है नेचुरल नंबर्स के लिए, क्या और कोई दूसरे सेट के लिए भी बाइनरी होगा? तब मैं उसको कैसे शो करूं? क्या यहाँ पर मैं एक साथ एक समय में लिख सकता हूं? जैसे मैंने कोई सेट आर निकाल लिया, आर के लिए भी, सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए भी ये दोनों ऑपरेशन बाइनरी होते हैं, तो एन कामा आर करके लिख दूं, कामा करके यहाँ पर सेट लग दूं तो चल जाएगी बात? नहीं चलेगी, एक्सेप्ट नहीं होगी बेटे। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को यदि आपको शो करना है तो एक समय में उस नोटेशन में केवल एक ही सेट लिया जाएगा। यदि एक से ज्यादा है तो इस तरह से एक और यहाँ पर सेट नोटेशन इसी तरह से बना दीजिए, आर लिख दीजिए एन की जगह और प्लस कॉमा डॉट कर दीजिए। अब आप ये बोलेंगे क्या सर इसमें कुछ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? बाइनरी ऑपरेशन को लिखने का कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो, पहले इसको लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए अब हम आगे और बढ़ रहे हैं। इस तरह से आप और एग्जांपल सोचेंगे। अब आ जाएंगे हम लोग, अब एक और बात इसी केस में आपके इसके साथ में मैं बता देता हूं, फिर इस पॉइंट पर आता हूं। देखिए जनाब, आप फिर जैसे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में होते हैं ना, उसके बेसिस से हम लोग उसको फिर टाइप में डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं, अलग अलग टाइप में ब्रेक करते हैं। यदि उसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में केवल एक बाइनरी स्ट्रक्चर दिखे आपको, एक बाइनरी ऑपरेशन दिखता है, तो आप उस बाइनरी स्ट्रक्चर को अपन यूनरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ओके, यूनरी स्ट्रक्चर मतलब सिंगल, सिंबल भाषा में उसको सिंगल बाइनरी स्ट्रक्चर, सिंगल बाइनरी स्ट्रक्चर। समझ गए होंगे शब्द का मीनिंग, सिंगल क्यों कहा है? यदि किसी स्ट्रक्चर में केवल एक बाइनरी ऑपरेशन लिखा हुआ है, शो किया हुआ है, तो उसको अपन सिंगल बाइनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ आपने जो मैंने आपके सामने नेचुरल नंबर्स का सेट लेके और दो बाइनरी ऑपरेशन लेके आपको जो बता रखा है, ये है टू बाइनरी स्ट्रक्चर। तो आपको यदि नेचुरल नंबर का सेट एडिशन के साथ लिखना है सेपरेटली, तो वो एक सिंगल बाइनरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो जाता है, उसको सिंगल बाइनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एन को यदि आप डॉट के साथ लिखना चाहते हैं तो वो भी एक सिंगल बाइनरी स्ट्रक्चर होता है। ओके, जैसा डिमांड होगा वैसा हम अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे टाइम की डिमांड होगी वैसा अपन आपको रिप्रेजेंट करना है, कहने का मतलब ये है। ओके ओके, तो हमारा जो वेक्टर स्पेस है ना, ये टू बाइनरी स्ट्रक्चर का ही एक एग्जांपल है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ टू बाइनरी स्ट्रक्चर इन linear algebra is a vector space, that is the
space of vectors may be space of scalars, most general structure. Okay, so an algebraic structure of two binary operation, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस पर हम कुछ काम करेंगे, इसकी क्या कंडीशंस हैं। यदि टू बाइनरी स्ट्रक्चर कोई दिया है तो वो वेक्टर स्पेस कब होगा, उसकी क्या टर्म्स कंडीशन है। वो टर्म्स कंडीशन लॉज ऑफ अलजेब्रा पर बेस्ड है। बेसिक लॉज ऑफ अलजेब्रा, बेसिक लॉज ऑफ अलजेब्रा याद करो, जब तुमको 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ाया था आपके टीचर ने, था उसमें बी लॉज को यूज किया था। चलो मैं एक और स्पेशल फील्ड की तरफ ले जाता हूं, वो है प्रपोजिशनल लॉजिक। प्रपोजिशनल लॉजिक, इसमें लॉजिक गेट्स बनते हैं। तो प्रपोजिशनल लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, इसके लिए अलग से एक अलजेब्रा डिजाइन हो गया है। हम बहुत पुराने बेस की तरफ जा रहे हैं, तो हम बात करें स्कूल टाइम में, याद करो हमें कुछ अलजेब्रास के नियम बताए गए थे। कौन कौन से याद करो जरा। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नहीं, आइडेंटिटी लॉ, यस सर पढ़ाया था। यस पढ़ाया था। बस अब उन्हीं को यूज करने का अब समय आ गया है, वो वक्त आ गया है। तो चलिए समझते हैं इस बात को एक एक करके। तो अब चूंकि स्पेस का निर्माण करना है, स्ट्रक्चर का निर्माण करना है, तो हमें फील्ड की जरूरत होती है। जैसे हमें आपको इस चीज समझाना है, तो मुझे इस प्लेटफॉर्म, मतलब मैंने जो प्लेटफॉर्म यूज किया है, मैंने किसको यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर्स को यूज कर रहा हूँ। उसके लिए मैं पीपीटी को भी बेस मान रहा हूँ, क्योंकि पीपीटी के बेस से ये बात अच्छे से समझाई जाती है। जैसे हमें क्लासरूम में पढ़ाना है तो हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। हम ऐसे ओरली मैथमेटिक्स को हवा में बात नहीं कर सकते, समझा नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट है ऐसे जो हवा में समझे जा सकते हैं, लेकिन ये बात हवा में नहीं समझी जा सकती है। तो वही बात यहाँ पर लागू हो रही है कि हमें कोई ना कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट है, फील्ड की रिक्वायरमेंट है। स्पेस मतलब फील्ड। ओके, तो हमने मान लिया उस फील्ड को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और एक और बात आपके सामने ऐड करूंगा, फील्ड आप ऐसे जनरल फील्ड बोलते हैं, मतलब एक एरिया है सर। एरिया को कैसे डिफाइन करते हैं लॉजिकल भाषा में, मैथमेटिकल भाषा में, तो फील्ड भी एक टू बाइनरी स्ट्रक्चर का उदाहरण होता है। फील्ड भी एक टू बाइनरी स्ट्रक्चर का उदाहरण होता है। और एक और बात नोट कराऊंगा आपको कि फील्ड हमेशा स्केलर्स की ही होती है, ये हमेशा स्केलर्स की होगी। कभी भी फील्ड को मैं वेक्टर्स की नहीं लूंगा बेटे। आज के बाद जब भी मैं इस एरिया में बात करूंगा, ओके, so let f semicolon plus comma dot be a field whose elements are called scalars and फिर इसके साथ में मैंने, चूंकि मुझे स्पेस को डिफाइन करना है, एक टू बाइनरी स्ट्रक्चर को लेना है, तो उसका मैंने सेट जो है v से डिनोट किया है। v स्टैंड्स फॉर वेक्टर स्पेस। चूंकि मुझे वेक्टर स्पेस टर्म को डिफाइन करना है ना, इसलिए मैंने एक कैपिटल ए भी यूज कर सकते थे। आप वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए कैपिटल ए भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टू बाइनरी स्ट्रक्चर होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सुटेबल नहीं लगता है नोटेशन, इसलिए क्योंकि हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें कैपिटल वी लेना है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको ये जो है किसी ना किसी वैल्यू में डिफाइन कर देगा, बोल देगा कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, सेट ऑफ टपल्स का सेट है, एन टपल्स का सेट है, लाइक दैट हियर। सो वी इज ए नॉन एम्प्टी सेट whose elements are called vectors। अब ये जो नॉन एम्प्टी सेट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए जो ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेट ऑफ वेक्टर्स होगा, कभी कभी स्केलर्स का भी सेट होएगा। लेकिन हम इसका नाम जो है, इसके एलिमेंट्स को एज ए वेक्टर से कॉल करते हैं। हमें इसके एलिमेंट्स को एज ए वेक्टर्स बोलना है। तो अब आप वेक्टर की एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन को समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है। अभी आपने उसका पर्टिकुलर मीनिंग समझा था, उसका जनरल मीनिंग क्या हुआ आप समझ रहे हैं इस सब्जेक्ट के थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू। सो देन वी इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस और द फील्ड एफ इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये सब एग्जाम्स प्रॉपर्टीज हम लोग आने वाले टॉपिक्स में, जो इस यूनिट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसमें हम डील करेंगे।
यूज करेंगे, तो इसलिए हमारे को इसकी ये टर्म्स कंडीशंस मालूम होना चाहिए। ओके गाइस, तो आपको मैं मेनली ये बताऊंगा इसके बारे में, तो हम ये कहूंगा कि इसकी मेन तो 3 प्रॉपर्टी होती है, लेकिन 3 के अंदर भी कुछ और क्वालिटीज हैं, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं, मैं शो कर रहा हूं बेटे। तो सबसे नंबर 1 आ रही है, वी फॉर्म्स एन अलजेब्रिक एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। जो भी आपका सेट दिया है जिसके अंतर्गत आपके पास जो 2 ऑपरेशन दिए, एक एडिशन ऑपरेशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। एडिशन को अपन बोलते हैं वेक्टर एडिशन, और डॉट को क्या बोला जाता है, डॉट मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो स्पेस जिसको आप वेक्टर स्पेस बोलना चाहेंगे, जो एक सेट है, ये सेट जो है आपका एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप का निर्माण करना चाहिए, नॉट ओनली ग्रुप, एबेलियन ग्रुप का निर्माण करना चाहिए। सर ये शब्द नया सुनने को मिला। अभी मैं कुछ आपको इसके 1 बाय 1 क्वालिटीज बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, इसकी कंडीशंस बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे भाई एबेलियन ग्रुप किस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का उदाहरण है। अभी आपको मैंने नंबर ऑफ अलजेब्रिक बाइनरी ऑपरेशन के बेसिस से आपको कहा है कि वो सिंगल बाइनरी होगा, 2 बाइनरी होगा, 3 बाइनरी होगा। ओके, तो ये एक सिंगल बाइनरी स्ट्रक्चर का उदाहरण होता है। दैट इज, सबसे पहले प्रॉपर्टी आ रही है बेटे क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर का लॉ, आपने इसको क्लोजर का लॉ बोलते थे। दैट इज फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू वी, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी। इसको, इसका मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग समझाया, उसी तरह से इसको भी समझिए बेटे। हम इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट लें और उनके बीच में ये एडिशन ऑपरेशन जो भी दिया हुआ है, हमको पहले जो भी ऑपरेशन दिया होगा उसको यदि हम परफॉर्म करते हैं तो उससे जो हमें आउटपुट मिलता है वो भी सेम सेट को बिलोंग करना चाहिए। जब जब ऐसा होगा तब तब हम कहेंगे कि वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, वो सेट उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, क्लोज है, वी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन। ओके, फिर दूसरा आ रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, जिसको आप साधारण तौर पे एसोसिएटिव लॉ बोलते थे। इस सब्जेक्ट का भी बहुत एक्सपेंशन हो गया है, ठीक है। तो दैट इज फॉर एवरी, अब देखिए जब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी चेक करना है ना, तो आपको सेट के कोई भी 3 एलिमेंट लेना होते हैं। यदि हम सेट के कोई भी 3 एलिमेंट लें और इस तरीके से उसका आंसर निकालें या इस तरीके से उसका आंसर निकालें, हमने बीटा को गामा के साथ जोड़ा, उससे एक रिजल्ट निकाला, फिर उसको अल्फा के साथ जोड़ा और उसका कंप्लीट एक रिजल्ट निकाला, या हम इसका ऑर्डर बदल दें। हो क्या रहा है, दोनों तरफ आप समझ रहे हैं, ब्रैकेट में आपस में इंटरचेंज हो रहा है, एलिमेंट्स के बीच में ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। पहले इसको छोड़ दिया था तो इन दोनों को ले लिया था, अब इन दोनों को ले लिया और इसको आखिरी वाले को छोड़ दिया। जब इस तरह से इंटरचेंज होता है, इस टाइप का जो एसोसिएशन है, इसी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जब दोनों तरफ से सेम आंसर मिलता है, इसकी वैल्यू के बराबर होती है, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर की आ रही है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके बारे में आप किसी के भी पास जनरल रूल नहीं है, जनरल टूल नहीं है। आइडेंटिटी की प्रॉपर डेफिनेशन मेरे हिसाब से तो किसी के पास नहीं होगी। है किसी के पास आइडेंटिटी की कंसेप्ट हो तो बताओ। किसी के बारे में, किसी को भी आइडेंटिटी के बारे में, आइडेंटिटी लॉ के बारे में मालूम है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी सेट में किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यदि कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब होता है, किस केस में ये आइडेंटिटी होती है। कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन जरूर होती है जिसके लिए वो एक आइडेंटिटी है। हाँ जी, वही कहना चाह रहा हूं बेटे, जैसे ऑपरेशन बदलता है आइडेंटिटी भी बदल जाती है, लेकिन रूल नहीं बदलेगा।
अभी मैं आपके सामने एडिशन ऑपरेशन ले रहा हूं इस सेट के ऊपर, तो हमें एक एलिमेंट ऐसा सर्च करना है इस सेट में, सुनो इस बात को, और फिर मैं लिख के भी आपको बता रहा हूं। हमें किसी सेट में कोई एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी चेक करना है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालना है, तो उसका एक जनरल टूल ये होता है कि हमें इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट निकालना होता है कि जो उस एलिमेंट को उस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ, उस ऑपरेशन के साथ यदि हम इंटरटेन करते हैं, मतलब उसका मैनिपुलेशन करें, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़े, उसका रिजल्ट इज इमैटेरियल, उससे जो आउटपुट मिलता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने अल्फा कोई भी एलिमेंट ले लिया इस सेट का और एक एलिमेंट ई को उससे डिफाइन किया कि इसमें ये मैनिपुलेशन किया, एडिशन किया उसके साथ इस तरीके से या इस तरीके से, ऑर्डर बदल रहा है इसमें, इस केस में इसको बोलते हैं राइट आइडेंटिटी, इस केस में इसको लेफ्ट आइडेंटिटी ला। यदि इस तरह से ये बराबर होता है तो इसको लेफ्ट आइडेंटिटी बोलोगे, और इस तरह से ये वैल्यू भी इसके बराबर होगी तो इसको राइट आइडेंटिटी बोलोगे। और जब लेफ्ट और राइट दोनों होती है, इसलिए ऐसे एलिमेंट का नाम आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्योंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन के केस में 0 होता है, इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिया है, लेकिन मैंने उसको आपको एक जनरल फॉर्म में भी यहाँ डिफाइन कर रखा है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स लिया और मुझे बताओ एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर केवल 0 एलिमेंट ऐसा होगा जिसको किसी भी इंटीजर के साथ जोड़ेंगे तो उसके उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा इनइफेक्टिव पर्सन ही आइडेंटिटी कहलाता है उस पूरे सेट के लिए, पूरे स्ट्रक्चर के लिए। सो देन ई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर द ऑपरेशन एडिशन ऑफ ई। अब आप बोलेंगे सर आपने प्लस के लिए तो बता दिया, डॉट के लिए क्या, सब के लिए सेम रूल है बेटे। अब आप इस तरह से, जैसे मैंने इंटीजर्स का सेट आपके सामने लिया था और एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 बताई थी, आप में से कोई बता सकेगा मुझे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगी आइडेंटिटी? सभी लोग सेट ऑफ इंटीजर से वेल एक्विंट हो, बताओ सोच के, ऐसा कोई एक कॉमन एलिमेंट सोच के बताओ जिसको उस सेट ऑफ इंटीजर के सेट्स, मतलब इंटीजर के कोई सा भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़े, उसका इफेक्ट 0 हो। एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट एक ही है, वो है 1। अरे 1 का आप किसी भी इससे इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे इंटीजर में कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस ऐसा ही एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है। हाँ बोलिए रविराज, कहिए रविराज, बोलिए रविराज सिंह। कहिए बेटे। सर माइक म्यूट कर रखा था सर आपने। नहीं मैंने तो नहीं किया, एक मिनट रुक जा, देखने दे। अब खुल गया सर। अब वो आप लोगों के वो क्या है, दूसरा कहीं डिस्टर्बेंस नहीं हो इसलिए वो कर रखा था। मेरी आवाज तो आ रही होगी? जी सर, जी सर। क्लियर है? बस आगे बढ़े चलो। सर 4th नंबर आ रही है जो कि इस पर ही बेस्ड होती है, कि जो अगली 4th प्रॉपर्टी है ना वो इसी पर बेस्ड है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। मतलब यदि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब यदि आइडेंटिटी एलिमेंट है आपके पास उस सेट में, तो यू आर इन दैट पोजीशन टू वेरीफाई इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, inverse of every element exists in V under the operation addition. That is, यदि मैं कोई एक एलिमेंट अल्फा लूं, then there exists an element, इसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट ऐसा निकालता हूं, फाइंड करता हूं, जिसको मैं एडिशन ऑपरेशन के साथ यदि मैनिपुलेट करता हूं, मतलब इंटरटेन करता हूं, तो उससे जो मेरे को रिजल्ट मिलता है वो एक आइडेंटिटी होती है, जो आइडेंटिटी मैंने इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फाइंड की है, जो आइडेंटिटी मैंने इसके रिस्पेक्ट में फाइंड की है। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर नॉर्मल बात कर रहे हैं एडिशन ऑपरेशन को लेके, तो हमारे पास एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 है, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसलिए उसका इनवर्स क्या होगा, इसको कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। माइनस अल्फा इज कॉल्ड एन एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फा। एडिटिव इसलिए बोल रहा जा रहा है क्योंकि ये किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, इनवर्स है, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसका इनवर्स है, एडिशन के लिए एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। ओके
वही लिख दिया मैंने आपके सामने। फिर इसके बाद आ रही है लास्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट कंडीशन की लास्ट प्रॉपर्टी, वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को ऐड कर रहा हूं मैं फिफ्थ स्टेप में। फिर जाके हमारा एक एबेलियन ग्रुप की कंडीशन फुलफिल होगी। तो कम्यूटेटिव लॉ तो सभी लोगों को मालूम है कि क्या होता है, a इंटू बी, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। हम यदि वेक्टर्स का सेट लें तो उसमें जो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर इन जनरल लागू करना है हमें कि यदि इस तरह से कभी होगा, जिस जिस सेट में ऐसा होगा उसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे कि इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। तो जब हमारे पास इतनी 5 कंडीशन फुलफिल होगी तब जाके ये वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन फुलफिल होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एबेलियन ग्रुप। अब आ रही है दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने क्या किया है, अभी हमने जब इसको डिफाइन किया था तब उसमें फर्स्ट स्टेप में हमने केवल एलिमेंट्स लिए थे वी के। हमने अभी फील्ड का यूज किया ही नहीं है, तो बस अब ये टाइम आ गया जिसमें हम लोग फील्ड को यूज करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सो फॉर एवरी a belongs to f and for every alpha belongs to v, a into alpha belongs to v। याद करो सेट ऑफ वेक्टर्स में ये प्रॉपर्टी होती थी, क्या होती है, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स में यदि v को मैं सारे वेक्टर्स का सेट मान लूं इन प्लेन में, और f जो है रियल नंबर्स की फील्ड ले लूं, कोई सी भी फील्ड ले लूं बेटा, तब आप ये देखते हैं किसी स्केलर को किसी वेक्टर से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। बस उसी का नाम क्या है, उसी को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कहते हैं लीनियर अलजेब्रा की भाषा में, एडवांस लैंग्वेज में। फिर आ रही है थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें 4 प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। अभी आपने इतनी सारी बातें सीख ली है तो तीसरे को समझने में कोई समस्या नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा मेरा लैंग्वेज में क्या कहना चाहता हूं। यदि मैं फील्ड का कोई भी एक एलिमेंट लूं और 2 एलिमेंट इस वी में से लूं और मैं इस तरह से ट्रीटमेंट करूं, इस तरह से उसका मैनिपुलेशन करूं, a इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर a इंटू अल्फा प्लस a इंटू बीटा, एक तरह का ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके, अब थोड़ा इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं तो वो 2 नंबर हो जाएगा। हमने अभी क्या किया, फील्ड का एक एलिमेंट लिया, अब हम फील्ड के 2 एलिमेंट ले रहे हैं और एक एलिमेंट वी में से ले रहे हैं। अभी क्या लिया था, पहले स्टेप में हमने 2 एलिमेंट वी में से लिए थे और एक एलिमेंट फील्ड में से लिया था। अब हम और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्या करना है, हमें थोड़ा बदलना है। हम 2 एलिमेंट लेना है, एक फील्ड का एक एलिमेंट लेने की वजह 2 एलिमेंट लेना है और वी में से केवल एक एलिमेंट लेना है और इस तरह से ट्रीटमेंट करना है। a प्लस बी इंटू एल्फा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी ऑफ बीटा। तीसरा नंबर जिसमें हमने 2 स्केलर्स ले लिए, 2 फील्ड में से ले लिए और एक वेक्टर ले लिया, उसमें भी यदि इस तरह का एसोसिएशन होता है तो बात जम जाएगी कि ये तीसरी कंडीशन भी हमारी प्रूव होती है। फिर हम चौथी और लास्ट स्टेप की बात करेंगे। वो है लास्ट स्टेप, कि चूंकि फील्ड है, फील्ड होता है, मैंने आपको बताया फील्ड एक 2 बाइनरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन क्या सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो स्लाइड बैक कर दीजिए। हाँ जी, स्लाइड, हाँ जी सर। इसका भी फोटो ले लीजिए।